हेलो, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। कैसे हो? ठीक ठाक, उम्मीद है खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी सर फरहाद और यह है आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स सर्च। और आज हम पढ़ने वाले हैं द मोस्ट रिपीटेड टॉप 60 मोस्ट रिपीटेड ईटा एमसीक्यूज इन फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम पार्ट नंबर सी। इससे पहले हमने 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड किए हैं। पार्ट नंबर ए में हमने 10 एमसीक्यू सॉल्व किए थे और पार्ट नंबर बी में हमने 11 से 20 तक एमसीक्यू सॉल्व किए हैं। और आज हम 21 मतलब 21 से 30 तक 21 to 30 एमसीक्यू जो है वो सॉल्व करेंगे। और ये ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ है, 100% चांस है ईटा में आने की। तो इस तरह अगर आप मेडिकल या इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो इन अपने प्रिपरेशन के साथ साथ मेरे जो वीडियोज़ है इनको आप अच्छी तरह देखें। इनके में जो एमसीक्यूज़ मैं सॉल्व करता हूँ वो वैसे एमसीक्यूज़ नहीं है बल्कि वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, टॉप 60 मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ है। अगर आप ईटा टेस्ट को क्लियर करना चाहते हो तो मेरे वीडियोज़ अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ देखें और इसमें जो मैं एमसीक्यूज़ सॉल्व करता हूँ उसको जो है आप लोग अच्छी तरह सीखें। और कोशिश ये होगा मेरा कि हर एक चैप्टर में मैं 60 एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लूँ। तो तब अगर आप हर एक चैप्टर में 60 मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ को सीखते हो तो ईटा आप इजीली क्लियर कर सकते हो। ईटा में आपके लिए कोई जो है डिफ़िकल्टी या मुश्किल नहीं होगा। इजीली आप ईटा को क्लियर करके जो है अच्छी नंबर हासिल कर सकते हो और मेरिट में अपना नाम जो है वो ला सकते हो। तो इस तरह स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 21 की तरफ आते हैं कि एमसीक्यूज नंबर 21 क्या कह रहा है। टू concurrent forces have a maximum resultant of 45 Newton and minimum result of 5 Newton. What is the magnitude of each these? ये एमसीक्यूज मेडिकल टेस्ट 2009 में रिपीट हुआ है। नंबर ए ऑप्शन है 0 एंड 45 न्यूटन, नंबर बी ऑप्शन है 5 न्यूटन एंड 9 न्यूटन, नंबर सी ऑप्शन है 20 न्यूटन एंड 25 न्यूटन, नंबर डी ऑप्शन है 0 न्यूटन एंड 45 न्यूटन। ये एमसीक्यूज कह रहा है कि 2 कंकरेंट फोर्सेज है आपके पास। कंकरेंट फोर्स तो ऑलरेडी आप जानते हो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बॉडी है और इस बॉडी पे जो है फोर्सेस अमल करते हैं। तो फोर्सेस को, कौन से फोर्सेस को कंकरेंट फोर्सेस कहते हैं? उन फोर्स को कंकरेंट फोर्स कहते हैं जिनकी लाइन ऑफ एक्शन किसी बॉडी में एक ही पॉइंट पर पास हो रहा हो, तो इसको कंकरेंट फोर्सेस कहते हैं। अब यह कहते हैं कि 2 कंकरेंट फोर्सेस है और इसकी मैक्सिमम, फॉर एग्जांपल एक F1 फोर्स है और एक F2 फोर्स है और इसकी मैक्सिमम रिजल्ट कितना है? 45 न्यूटन। तो मतलब कि मैक्सिमम रिजल्ट के लिए हम इन 2 फोर्सेस को जमा करेंगे और इसकी मिनिमम रिजल्ट कितना है? 5 न्यूटन। तो मतलब कि मिनिमम रिजल्ट को लिखने के लिए हम इन 2 फोर्सेस को माइनस करेंगे। तो 2 फोर्सेस है, दोनों को पहले हमने जमा किया। मैक्सिमम रिजल्ट जो मेरे पास आ गया वो है 45 न्यूटन और मिनिमम रिजल्ट के लिए मैंने इन दोनों को माइनस किया और वो आया 5 न्यूटन। वो कह रहा है कि F1 और F2 कितना होगा। तो अब देखिए, अगर ऑप्शन ए को आप देखते हैं 0 प्लस 45 न्यूटन, तो 0 और 45 न्यूटन, तो 0 और 45 न्यूटन को अगर आप ऐड करते हो 0 प्लस 45 तो मैक्सिमम वाला कंडीशन तो आ रहा है 45 न्यूटन। लेकिन 0 अगर 45 से आप 0 को माइनस करते हो तो 45 माइनस 0 विल बी इक्वल टू 45। ये जो मिनिमम वाला कंडीशन है वो नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी को अगर आप देखें 5 न्यूटन और 9 न्यूटन, इनको अगर आप जमा करते हो तो ये भी नहीं आ रहा और अगर मनफी करते हो तो ये जो है ये भी नहीं आ रहा। तो मतलब कि ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी 20 न्यूटन और 25 न्यूटन, इनको जमा करके 20 प्लस 25 ये हो जाएगा 45। ये बिल्कुल ऑप्शन सही आ रहा है। F1 प्लस F2 सही आ रहा है। F1 माइनस F2 अगर आप 20 और 25 को माइनस कर ले तो 25 मनफी 20 और 5 न्यूटन। तो मतलब कि सब्ट्रैक्शन वाला कंडीशन भी इस पे अप्लाई हो रहा है और मिनिमम वाला कंडीशन और एडिशन मतलब मैक्सिमम वाला कंडीशन भी इस पे अप्लाई हो रहा है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी में फिर से 0 न्यूटन और 45 न्यूटन जो है वो दिया हुआ है। तो मतलब यह है कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 20 न्यूटन और 25 न्यूटन। एमसीक्यूज नंबर 22 की तरफ आते हैं। Let A vector and B to be any 2 vector, A arrowhead and B arrowhead be any 2 vectors and theta be the angle between them. B cos theta is a projection of। ये कह रहा है कि आपके पास 2 वेक्टर है, एक वेक्टर A है और एक वेक्टर B है।
और इस वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान एंगल थीटा है। और यहाँ पे जो बी कास थीटा है, बी कास थीटा ये क्या रिप्रेजेंट करता है? बी कास थीटा जो है ये किस चीज़ की प्रोजेक्शन है? ये बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, मतलब के प्रोजेक्शन ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए है। नंबर बी प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, मतलब के ए की प्रोजेक्शन है बी की डायरेक्शन में। और दूसरा जो तीसरा ऑप्शन है बी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब के प्रोजेक्शन ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। और नंबर डी ए इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, या प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए है इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो ये बी कास थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है? आप देखें जब दो वेक्टर है आपके पास ए और बी, और इसका आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए बी काज ऑफ थीटा। ए बी काज ऑफ थीटा अगर आप लिखते हो तो ए बी काज ऑफ थीटा में जो बी काज ऑफ थीटा है, काज थीटा जिसके साथ जिस वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ काज थीटा लिखा हो, मतलब कि यहाँ पे वेक्टर बी है और बी के साथ काज थीटा मैंने लिखा, तो ये बी काज थीटा जो है ये प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर कहलाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह लिखते हो कि ए डॉट बी दिस इज इक्वल टू ए काज ऑफ थीटा एन टू बी, तो यहाँ पे काज थीटा मैंने ए के साथ लिखा तो ये प्रोजेक्शन ऑफ ए है। इसका मतलब यह है कि कास थीटा जिस वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ आता हो ये वही वेक्टर की प्रोजेक्शन होगी। अब ये तो क्लियर हुआ कि बी काज ऑफ थीटा जो है ये बी काज ऑफ थीटा ये प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर है, लेकिन किस डायरेक्शन में है? ये प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। प्रोजेक्शन का मतलब यह है कि ये प्रोजेक्शन जो है ये कंपोनेंट है वेक्टर बी की वेक्टर ए की डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल आपके पास वेक्टर ए है यहाँ पे और ये वेक्टर बी है और इनके दरमियान एंगल थीटा है, तो इस वेक्टर बी की दो कंपोनेंट बन रहे हैं, एक कंपोनेंट ये वाला और एक कंपोनेंट ये वाला। ये बी साइन थीटा हो जाएगा और ये बी काज ऑफ थीटा हो जाएगा। और ये बी काज ऑफ थीटा क्या है? ये शेडो है, ये प्रोजेक्शन है ऑफ वेक्टर बी ऑन द डायरेक्ट ऑन वेक्टर ए। ऑन वेक्टर ए का मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो यहाँ पे अगर आप देखें फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, बिल्कुल सही है। ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, तो ये सही नहीं है, ऑप्शन बी सही नहीं है। ये बी काज ऑफ थीटा प्रोजेक्शन ऑफ ए नहीं है, ये बी काज ऑफ थीटा प्रोजेक्शन ऑफ बी है और किस चीज पर है? वेक्टर ए पर है। बी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यहाँ पे तो आप लिख सकते हैं कि बी काज थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, लेकिन बी काज थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस भी आ सकता है, इसकी कोई मीनिंग नहीं है। और इस तरह इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, तो मतलब कि एक्स वाई स्पेसिफिक नहीं है, एक्स वाई में कास थीटा किसी पर भी आ सकता है। तो इसका मतलब यह है कि ऑप्शन ए जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 23 की तरफ आते हैं। एमसीक्यूज नंबर 23 क्या कह रहा है? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू, फोर्स और वेलोसिटी की डॉट प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? ये मेडिकल टेस्ट 2011 में जो है वो आया हुआ है। नंबर ऑप्शन ए पावर, ऑप्शन बी इम्पल्स, ऑप्शन सी कपल, ऑप्शन डी मोमेंटम। तो आप देखें क्या कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी को। तो आपने पढ़ा है कि पावर पी जो है ये W डिवाइडेड बाई टी के बराबर होता है, और पावर पी जो है ये W की जगह हम F डॉट डी डिवाइडेड बाई टी लिख सकते हैं, और पावर पी इज इक्वल टू F डॉट डी डिवाइडेड बाई टी लिख सकते हैं, और पावर पी इज इक्वल टू एफ और डी बाई टी की जगह वी, तो एफ डॉट वी। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर, इसको पावर कहते हैं। मतलब कि जो है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ओके, एमसीक्यूज नंबर 24 की तरफ आते हैं। एमसीक्यू नंबर 24 क्या कह रहा है? Which of the following is an example of vector product of two vectors? ये कह रहा है, ये मेडिकल टेस्ट 2011 में जो है रिपीट हुआ है, और ऑप्शन ए में लीनियर मोमेंटम, ऑप्शन बी में एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन सी में फोर्स, ऑप्शन डी में इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये कह रहा है कि द फॉलोइंग ऑप्शन में कौन सा वाला ऑप्शन जो है ये वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जांपल है? तो अगर आप देखें लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है? P इज इक्वल टू एम वी, ये तो डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल नहीं है। अगर आप देखें एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है? R क्रॉस P, ये एंगुलर मोमेंटम जो है ये क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल है, वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जांपल है। अगर आप फोर्स को देखते हैं तो फोर्स किसके बराबर होता है? F इज इक्वल टू एम ए,
तो ये बी डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर आप देखें तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ये डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल है, स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल है। तो मतलब ये है कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, दिस इज द एग्जांपल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 25 की तरफ आते हैं। MCQ नंबर 25 क्या कह रहा है, इफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी इज जीरो, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर प्रोडक्ट विल बी। ये MCQ इंजीनियरिंग टेस्ट 2010 में आया हुआ है। नंबर ए बी, नंबर बी जीरो, नंबर सी ए बी साइन फाई, नंबर डी ए बी कास थीटा। ये कह रहा है कि दो नॉन जीरो वेक्टर है और उन नॉन जीरो वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट जीरो है। दो नॉन जीरो वेक्टर है और इनकी स्केलर प्रोडक्ट जीरो है। तो अब देखें, अगर दो नॉन जीरो वेक्टर है और इनकी स्केलर प्रोडक्ट जीरो है तो ये कब हो सकता है, ये कब पॉसिबल हो सकता है कि अगर एक वेक्टर ए हो और एक वेक्टर बी हो और दोनों नॉन जीरो हो, मतलब दोनों की मैग्नीट्यूड एग्जिस्ट करता हो, फिर भी इनकी जो ए डॉट बी है मतलब स्केलर प्रोडक्ट वो जीरो के बराबर है। ये कब हो सकता है, ये तब हो सकता है जब इन दोनों के दरमियान एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। 90 डिग्री पर इन दोनों वेक्टर जो कि हालांकि नॉन जीरो वेक्टर है लेकिन फिर भी इन दोनों वेक्टर के जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो के बराबर होगा। अब अगर इनके दरमियान एंगल थीटा 90 है तो फिर वो कह रहा है यहाँ हमें कैसे पता चला कि इनके दरमियान एंगल थीटा 90 डिग्री है, क्योंकि MCQs में दिया हुआ है कि टू नॉन जीरो वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट जीरो है। तो टू नॉन जीरो वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट कैसे जीरो आ सकता है, सिर्फ एक ही कंडीशन पर, अगर आपके पास एंगल थीटा इनके दरमियान क्या है, 90 है। अब देखते हैं, और वो अब क्या कह रहा है वो कि द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर प्रोडक्ट। अब इनके वेक्टर प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड कितना होगा, वेक्टर प्रोडक्ट के लिए हम लिखते हैं कि ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन ऑफ थीटा, और यहाँ पे हम साइन थीटा की जगह साइन 90 पुट करेंगे और साइन 90 इज इक्वल टू 1, सो इट मीन्स के ए क्रॉस बी दिस विल बी इक्वल टू ए बी। तो ये ए क्रॉस बी जो है ये ए बी के बराबर होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए बी जो है इसकी आंसर है। MCQs नंबर 26 की तरफ आते हैं। इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो देन ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू। अगर ए डॉट बी जीरो है तो ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा, ये MCQs इंजीनियरिंग टेस्ट 2011 में आया हुआ है। और ऑप्शन ए में दिया हुआ है ए बी एन यूनिट वेक्टर, नंबर बी जीरो, नंबर सी ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, नंबर डी ए बी कास थीटा। तो यहाँ पे देखें, अगर दो वेक्टर है ए बी और इसकी डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो नहीं आ सकता, मतलब ऑप्शन बी इज रॉन्ग ऑप्शन, जीरो तो नहीं हो सकता। ए बी कास थीटा नहीं हो सकता, क्रॉस प्रोडक्ट में हम साइन थीटा इस्तेमाल करते हैं। ये दो ऑप्शन, ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को देखें, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ए बी नॉर्मल यूनिट वेक्टर, और ऑप्शन सी में लिखा हुआ है ए बी साइन थीटा नॉर्मल यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट ऑप्शन है एज कंपेयर टू ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे साइन थीटा हम नहीं लगाते, क्योंकि ऑलरेडी हमें दिया हुआ है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। अगर ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो है तो मतलब कि थीटा कितना है, 90 है। अब साइन थीटा की जगह अगर हम साइन 90 पुट करते हैं तो साइन 90 1 के बराबर होगा। तो इस तरह ये ए बी एन यूनिट वेक्टर के बराबर हो जाएगा। ये एन यूनिट वेक्टर जो है ये डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर से एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे एन यूनिट वेक्टर मतलब नॉर्मल यूनिट वेक्टर हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। ये ए बी साइन थीटा हम कब लिखते हैं, ए बी साइन थीटा हम तब लिखते हैं जब हमें थीटा मालूम ना हो कि कितना थीटा है। अगर थीटा मालूम है कि 90 है तो यहाँ पे साइन थीटा आप ना लेके बल्कि साइन 90 की जगह 1 लेके तो ये ए बी एन हो जाए, एन यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो ये इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है मतलब ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, MCQ नंबर 27 की तरफ आते हैं। इफ ईच वेक्टर हैव यूनिट मैग्नीट्यूड देन ए डॉट ए इज। ये MCQs मेडिकल टेस्ट 2016 में आया हुआ है और इसमें एक ऑप्शन जो है वो मौजूद है साउथ, नंबर बी 1, नंबर सी नॉर्थ, नंबर डी वेस्ट। ये कह रहा है कि आपके पास जो है दो वेक्टर है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, दो वेक्टर है वेक्टर ए एंड वेक्टर ए, और दोनों की मैग्नीट्यूड 1 1 है। मतलब इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड 1 है और इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड 1 है। इसका मतलब यह है कि ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर है।
ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर है। इक्वल वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम होते हैं और मैग्नीट्यूड भी सेम होते हैं। तो अगर दो इक्वल वेक्टर की आप क्या करते हो, डॉट प्रोडक्ट करते हो, तो ऐसे किया जाएगा ए काज ऑफ थीटा। और दो इक्वल वेक्टर की डायरेक्शन चूंकि सेम होते हैं तो सेम डायरेक्शन की वजह से इनके दरमियान एंगल 0 रहेगा और काज 0 की जगह हम 1 लिखते हैं। तो ए डॉट ए इज इक्वल टू ए और ए का मतलब है ए स्क्वेयर। तो ए डॉट ए से ए स्क्वेयर आता है, बी डॉट बी से बी स्क्वेयर आता है, सी डॉट सी से सी स्क्वेयर आता है। और यहाँ पे चूंकि दोनों की मैग्नीट्यूड 1 1 है तो इस तरह हम ए की जगह या फिर इसको इस तरह लेके कि ए इंटू ए की जगह 1 लेके दूसरे ए की जगह 1 लेके तो 1 ज़रा 1 इज 1। तो मतलब ये है कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। साउथ नॉर्थ वेस्ट इसलिए नहीं आते क्योंकि ये डायरेक्शन है और डॉट प्रोडक्ट की कोई डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट से आपको ऑलरेडी पता है कि स्केलर क्वांटिटी आता है, स्केलर क्वांटिटी की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए ये 1 के बराबर है। MCQs नंबर 28 की तरफ आते हैं। MCQs नंबर 28 क्या कह रहा है, ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 20 इज एडेड टू ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 25, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस सम माइट बी। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 47। ये MCQs मेडिकल टेस्ट 2016 में आया हुआ है और ये कह रहा है कि आपके पास एक वेक्टर है जो कि 20, इसकी मैग्नीट्यूड 20 है और इसको हम ऐड करते हैं किसी दूसरे वेक्टर के साथ जिसकी मैग्नीट्यूड कितना है, यानी a प्लस बी हम करते हैं 20 प्लस 25, 20 प्लस 25। एक की मैग्नीट्यूड 20 है और दूसरे की मैग्नीट्यूड जो है वो 25 है। तो इनकी जो सम है, मैग्नीट्यूड ऑफ सम, ये किसके बराबर होगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने सिंपली प्लस नहीं करना, a प्लस बी सम उन्होंने एडिशन तो दिया हुआ है, सम तो दिया हुआ है, लेकिन ये एक वेक्टर सम है और वेक्टर सम में प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। तो मतलब यह है कि a प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये 20 प्लस माइनस 25 हो सकता है। मतलब कि 20 प्लस 25 भी हो सकता है, 20 प्लस 25 भी हो सकता है और 20 माइनस 25 भी हो सकता है। तो इस तरह आपने डायरेक्टली इनको जमा नहीं करना, बल्कि पहले इनको जमा करना है और बाद में इनको माइनस करना है। मतलब कि पहले मैक्सिमम रिजल्ट को मालूम करना है और फिर मिनिमम रिजल्ट को मालूम करना है। तो अगर प्लस करें, प्लस से आएगा 45 न्यूटन या 45 जो भी है, और माइनस से आएगा कितना, माइनस से आएगा 5। तो मतलब यह है कि मिनिमम रिजल्ट जो है ये 5 है और मैक्सिमम रिजल्ट जो है वो 45 है। तो आपका जो रिजल्ट है वो 5 से लेकर 45 तक हो सकता है, 45 से ज़्यादा नहीं हो सकता और 5 से कम नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए को अगर आप देखें, ये 0 कहलाता है, 0 तो 5 से कम है, ये पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन बी 3 है, 3 भी 5 से कम है, ये भी पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन सी 12 है, 12 5 और 45 के दरमियान आ रहा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी 47 है, ये 45 से ग्रेटर है, मतलब मैक्सिमम से भी ज़्यादा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इस तरह जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 29 की तरफ आते हैं। MCQ नंबर 29 क्या कह रहा है कि इफ a डॉट b इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1, देन दी एंगल बिटवीन देम इज। ये मेडिकल टेस्ट 2016 में आया हुआ है और ये बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट MCQs है। ऑप्शन ए में 30 डिग्री, ऑप्शन बी में 60 डिग्री, ऑप्शन सी में 90 डिग्री और ऑप्शन डी में 45 डिग्री। ये क्या कह रहा है कि आपके पास a डॉट बी जो है, a डॉट बी ये किसके बराबर है, a डॉट बी 1 के बराबर है, a किसके बराबर है, 2 के बराबर है, b किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो a डॉट बी, तो इन दो वेक्टर a और b के दरमियान एंगल कितना होगा। तो आपको ऑलरेडी पता है कि a डॉट बी जो होता है, a डॉट बी ये किसके बराबर होता है, a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी काज ऑफ थीटा, और काज ऑफ थीटा किसके बराबर हो जाएगा, a डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी। काज ऑफ थीटा बराबर हो जाएगा a डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी। अब काज ऑफ थीटा को देखें, दिस विल बी इक्वल टू a डॉट बी कितना हुआ, दिया हुआ है 1 और a कितना 2 और b कितना 1। तो काज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2 और थीटा इज इक्वल टू काज इनवर्स ऑफ 1/2 और काज इनवर्स ऑफ 1/2 किसके बराबर होता है, 60 डिग्री। तो इन दो वेक्टर के दरमियान जो एंगल थीटा है वो कितना है,
60 डिग्री है, मतलब कि ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। ओके, एमसीक्यूज नंबर 30 सॉल्व करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 30 क्या कह रहा है? ए पर्सन वॉक 10 किलोमीटर नॉर्थ, 20 किलोमीटर ईस्ट एंड 10 किलोमीटर साउथ, देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, 20 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, 20 किलोमीटर ईस्ट और 20 किलोमीटर वेस्ट। ये एमसीक्यूज 2016 में आया हुआ है। ये बेसिक एमसीक्यूज है। इस तरह के एमसीक्यूज आपको आते हैं तो अगर आप इसको सीखते हो तो बाकी एमसीक्यूज आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये इजी और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको आप अच्छी तरह सीख ले। तो ये क्या कह रहा है? पहले ऐसे एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए पहले आपने क्या करना है? पहले आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को कोऑर्डिनेट सिस्टम पे असाइन करने हैं कि हम मेरा कौन सा नॉर्थ है, कौन सा साउथ है, कौन सा ईस्ट और वेस्ट है। तो इसके लिए हम न्यूज़ रूल जो है इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे न्यूज़ पहला नॉर्थ है, नॉर्थ, और फिर क्या बनेगा? ये नॉर्थ, ये ईस्ट। यहाँ पे डायरेक्टली वेस्ट नहीं लिखना बल्कि यहाँ पे साउथ लिखना है और वेस्ट यहाँ पे लिखना है। मतलब नॉर्थ ईस्ट, लेकिन वेस्ट और डब्ल्यू और एस जो है इसको उल्टा करना है। पहले एस लिखना है, फिर से जो है वो डब्ल्यू लिखना है। तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये आपने असाइन किए हैं। बस इस तरह असाइन कर, या इस तरह के नोज दिस इज नॉर्थ, और इसके अलावा शूज दिस इज साउथ, एंड दिस इज द वॉच हैंड। वॉच मतलब डब्ल्यू मतलब वेस्ट, और दिस इज द ईटिंग हैंड, ईटिंग हैंड मतलब ईस्ट। इस तरह भी आप इसको असाइन कर सकते हो, लेकिन ये जरूरी है आपने इसको असाइन करने हैं या न्यूज़ रूल के मुताबिक। अब एमसीक्यूज कहते हैं कि पहला जो है एक पर्सन 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ वॉक करता है, तो मतलब कि यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक 10 किलोमीटर ये आदमी जो है नॉर्थ की तरफ चला गया 10 किलोमीटर। अब कह रहा है कि यही पर्सन फिर 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो ईस्ट इस डायरेक्शन में है, तो 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ ये पर्सन गया। ये थोड़ा सा इसकी लेंथ को ज़्यादा कर ले इसके मुकाबले में, ये 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला गया। और फिर कह रहा है कि फिर 10 किलोमीटर जो है वो साउथ की तरफ जा रहा है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में फिर 10 किलोमीटर जो है यहाँ पे आ गया, ये और ये बराबर है 10 किलोमीटर। तो वो कह रहा है कि इस पर्सन ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। आपने डिस्प्लेसमेंट कैसे मालूम करना है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान पहले स्ट्रेट लाइन को ड्रा करना है। तो पहले आपने स्ट्रेट लाइन को ड्रा करना है। तो पॉइंट और पॉइंट ए के दरमियान क्या है? दिस इज द स्ट्रेट लाइन। ये मैंने स्ट्रेट लाइन को ड्रा किया, और इस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ है ये एक्चुअल क्या है? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पर्सन है। और ये कितना होगा? तो अगर आप देखें ये 10 किलोमीटर है, ये भी 10 किलोमीटर है। अगर ये नॉर्थ की तरफ 10 किलोमीटर गया है और साउथ की तरफ फिर से 10 किलोमीटर गया है, तो मतलब यह है कि इन्होंने जो हॉरिजॉन्टल जो ईस्ट में डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वही डिस्प्लेसमेंट जो है इसकी पॉइंट और पॉइंट ए के दरमियान भी है। तो मतलब यह है कि इस पर्सन ने 20 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर किया हुआ है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये इंजीनियरिंग टेस्ट 2016 में ये एमसीक्यूज आया हुआ था। दीज आर दी 21 to 30 MCQs। और जो अगला पोर्शन है पार्ट नंबर डी, उसमें हम 31 to 40 MCQs सॉल्व करेंगे। अभी के लिए ये काफ़ी है। ओके, थैंक यू।